क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेड लाइट पर जो लोग भीख मांगते रहते हैं वो कहां से आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग देह व्यापार में चले जाते हैं या उस दलदल में धकेले गए होते हैं वो कहां से आते हैं? क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इन भिखारियों के जो हाथ पांव टूटे आपको दिखते हैं या आंखें निकाली हुई दिखती है, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हम आपको बोलेंगे कि शायद हां, और शायद हां इसलिए क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि इन साजिशों के पीछे कैसे जमाना चल रहा है, कैसे कुछ शातिर लोग लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और उसे अपाहिज बना दे रहे हैं। ऐसा अपाहिज जो किसी काम का नहीं होता, जिसका ना कोई घर परिवार होता है, वो होता है तो बस अनाथ। कल तक जिसके ऊपर सारा साया था, आज उसके ऊपर कोई साया नहीं है, ना ही कोई हाथ है, बस वो अकेला है और सबके खिलाफ है। ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में जब हमने डेटा कलेक्ट की तो हमारे जहन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बस्ती कानपुर आई। उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है कानपुर को, जहां लोग आते हैं और व्यापार शहर में कमाने के लिए वहां रुकते हैं, रहते हैं। एक बड़ी आबादी उस इलाके में रहती है और वहां से रिपोर्ट है कि वर्ष 2012 से 2021 के दौरान लगभग 180 लोग लापता हो गए, जिनकी उम्र 12 वर्ष से 60 वर्षों तक थी। निश्चित ही यह डरावनी रिपोर्ट थी। इस डरावनी रिपोर्ट के पीछे की कहानी जब हम समझने के लिए इसके तह तक पहुंचे, फिर हमें पता चला एक हैरत अंगेज कहानी। हैरत अंगेज कहानी बताने से पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव झा। कहानी कानपुर से। कानपुर में पिछले 9 सालों में 180 लोग लापता हो चुके हैं। इन 180 लोगों में से 122 लोग पुलिस को मिल चुके हैं। 46 ऐसे लोग थे, 46, जो अपने घर की किसी बात पर नाराज होकर निकले थे। बाकी लोग जो थे वो उठाए गए थे। जो नाराज होकर निकले थे उनमें से 44 लोगों ने घर वापसी कर ली, 2 लोग बाहर निकल गए। कुल मिलाकर 122 लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी बचे 57-58 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है कि आखिर ये गए तो गए कहां। इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सारे हैं। 2012 के दौरान ही जब कानपुर से लोग लापता हो रहे थे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का जमला हिल गया था। सरकार की नींव उखड़ रही थी और लोग सियासत पर और साथ में प्रशासन के सूबेदारों पर सवाल डाल रहे थे। सवाल इतने गहरे थे कि सरकार को 2012 के दौरान ही एसपीजीयू बनानी पड़ी। एसपीजीयू यानी कि स्पेशल पुलिस ग्रुप यूनिट, जिसके तहत सरकार ने इन लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस को एक नई टीम बनाने के लिए कहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई के साथ इन चीजों को समझते हुए और वक्त की नजाकत को देखते हुए इस मामले में जुट गए। उनके जुटने के बाद 122 लोगों का तो पता चल सका, लेकिन बाकी बचे लोगों का पता नहीं चल सका। आज ये कहानी एक बार फिर से इसलिए उखड़ रही है क्योंकि एक व्यक्ति सुरेश माझी अचानक अपने घर पहुंचता है। घर के लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। पहचानने से इनकार इसलिए क्योंकि उसकी दोनों आंखें नहीं होती है। उसके हाथ लगभग घूमे हुए टेढ़े मेढ़े थे। ऐसा लगता है कि उसके पेट से किसी ने किडनी निकाल ली हो। ऐसा लगता है कि उसके सीने पर गहरे जख्म हो। अब ऐसे में आप ही बताएं कि घर परिवार के व्यक्ति उसे कैसे पहचाने। फिर सुरेश माझी अपनी आपबीती सुनाता है। उसकी आपबीती सुनने के बाद लोग चौचक होते हैं और कष्ट से त्राही त्राही मचाने लगते हैं। उनके परिवार के लोगों को भी समझ में नहीं आती कि अचानक से गायब इंसान आ तो गया है घर, लेकिन किन परिस्थितियों में आया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए जिससे उसका भला हो सके।
परिवार के लोग फौरन पुलिस को सूचना देते हैं और फिर वहां से शुरू होती है 2012 से 21 तक के स्याह रक्त से लिखी जाने वाली कहानी। सुरेश माझी ने बताया कि वो पहले कानपुर में एक जगह मजदूरी करता था, जहां उसकी पहचान पास के रहने वाले विजय से हो गई। वैसे सुरेश माझी के बारे में डीप नॉलेज यह है कि वो बिहार के सिवान जिला का रहने वाला है, जो आज से 20 वर्ष पहले अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पहुंचा। सुरेश माझी का जो परिवार है वो मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला है। 20 साल पहले सुरेश अपने भाई और भाभी के साथ यहां पहुंचे थे। कानपुर में उन्होंने नौकरियां की, लेकिन अच्छी तनख्वाह ना मिलने के कारण और पैसों के लोभ में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लोभ में, वो विजय नाम के दोस्त के चंगुल में फंस गए। विजय ने उनसे कहा कि चलो बड़े शहर चलते हैं, वहां पर अच्छी रकम भी मिलेगी और अच्छे से रह भी लेंगे। अब भला ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान क्या सोच सकता है? दोस्ती पर तो विश्वास कर ही सकता है। सुरेश माझी अपने दोस्त के बहकावे के चक्कर में उसके साथ चल दिए और फिर उनके साथ शुरू हुई क्रूरता की वो कहानी जो दिल दहला देती है। सुरेश माझी को प्रताड़ित किया गया। 2 दिनों तक सिर्फ एक रोटी और हल्का हल्का पानी दिया गया। फिर उसके बाद उनके आंख में केमिकल डाल दी गई ताकि उनकी आंखें खराब हो सके और वो भीख मांगने के काबिल बन सके। फिर 70,000 रुपए लेकर उन्हें बेच दिया गया और सुरेश दिल्ली के कुछ इलाकों में भीख मांगने लगे। ये भीख मांगने की कहानी दिल दहला देती है। क्या आपने कभी किसी को 2 रुपए दान देते समय यह सोचा है कि यह व्यक्ति कहां से आया होगा, ये पहले क्या रहा होगा? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन हो सकता है कि पहले वो व्यक्ति हमारी आपकी तरह ही रहा हो, जो किसी के बहकावे में या कुछ लोभ लालच के चक्कर में आ गया और फिर जो उसकी जिंदगी सीधी चलनी चाहिए थी वो उल्टी हो गई। ऐसी कई सारी परेशानियां और व्यवधान जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन लोगों को अपने विवेक से काम निकालने की जरूरत है। सुरेश माझी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन आज उन्हीं की वजह से इस केस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि सुरेश माझी ने कानपुर को स्तब्ध कर दिया है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया है। पूरे भारत को यह सीख दी है कि कैसे अपने विवेक से काम किया जाए, अन्यथा हाल उनके जैसा ही होने वाला है। फिलहाल 180 में से 57 से 58 लोग गायब हैं। उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस की पकड़ बन रही हो। 122 लोग तो सुरक्षित अपने घर पर हैं, लेकिन ये जो शेष बचे हैं ये किस हाल में है, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान के एक उस पिंजरे में कैद है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। सुरेश निकल पाए, शायद कोई और ना निकल पाया। ऐसे में बस एक अपील है और आपसे आपकी बुद्धिमत्ता हेतु कुछ बातें हैं। जहां जरूरत पड़े अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बिना बुद्धि विवेक के आप इन चीजों से पार नहीं पा सकते। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पूरे भारतवर्ष में देह व्यापार और मानव तस्करी का एक ऐसा गिरोह घूम रहा है जो लोगों को प्रताड़ित भी करता है, लेकिन उससे पहले लोभ लालच और बहलाने फुसलाने के लिए इतनी सारी चीजें, इतने कसीदे पढ़े जाते हैं जिसमें इंसान प्रभावित होकर फंस जाता है। आज की वीडियो कानपुर से थी। अब सवाल उठाने की बारी है और सवाल उठेगा सरकार से। सरकार ने जब 2012 में एसपीजीयू बना दी थी, तो क्या एसपीजीयू बनाने की नौबत सिर्फ एक कानपुर में थी या पूरे प्रदेश में उसकी जरूरत थी? पूरे सूबे में यदि एसपीजीयू की टीम होती तो जरा सोचिए कि ये कानपुर की घटना अगर दिल्ली तक मूव कर गई तो क्या गौतम बुद्ध नगर की पुलिस उस जगह को नहीं खंगाल लेती, या गौतम बुद्ध नगर की पुलिस उस मामले में तहकीकात नहीं कर सकती? सरकार को जरूरत है कि प्रशासनिक अमला को थोड़ा और ठोस बनाए। एसपीजीयू की जितनी भी टीम है उसे और बढ़ाए।
सिर्फ एक जिले की जगह इसे प्रदेश भर में लागू करें। प्रदेश भर में जब टीमें होंगी और आपसी डेटा एक दूसरे के पास होगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भला होगा ही। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और ऐसी रोचक क्रूरता वाली कहानी लेकर हम आपके बीच पहुंचते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे चीजों से। गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।